हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम यू क्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन, जैसा कि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, उनके बारे में बात करेंगे। अगर आप इन दोनों वर्ड्स को ध्यान से देखें तो दोनों में क्रोमेटिन शब्द देखने को मिल रहा है। और क्रोमेटिन क्या होते हैं इसके बारे में हम पिछले कुछ वीडियो लेक्चर में हम इनके बारे में बात कर चुके हैं। क्रोमेटिन का मतलब होता है कि डीएनए हिस्टोन्स के साथ में एसोसिएटेड है या कुछ प्रोटीन के साथ में एसोसिएट होकर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेता है। देखिए इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, चाहे यू क्रोमेटिन है चाहे हेट्रोक्रोमेटिन है, इन दोनों ही केसेस में डीएनए एक कोर हिस्टोन के चारों तरफ लिपटा हुआ दिखाई दे रहा है। और वो जो कोर हिस्टोन है वो एक ऑक्टामर है, मतलब 8 हिस्टोन्स उसमें हैं और उनमें 4 टाइप के हिस्टोन्स हैं जो डुप्लीकेट फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट है। हिस्टोन H2A, H2B, H3 एंड H4, ये 4 टाइप के हिस्टोन की दो कॉपीज हैं और ये मिलकर एक ऑक्टामर बनाते हैं। ठीक है, और इन ऑक्टामर्स को आपस में लिंक करने के लिए एक हिस्टोन H1 भी होता है, जिसको हम लिंकर हिस्टोन भी नाम दे दिया जाता है। खैर, ये तो था क्रोमेटिन। अब हम बात कर रहे हैं हेटेरोक्रोमेटिन क्या है और यू क्रोमेटिन क्या है। इस डायग्राम में आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा, हेटेरोक्रोमेटिन ज्यादा कंडेंस्ड और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जबकि यू क्रोमेटिन लेस कंडेंस्ड या लेस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो सेल साइकिल में अगर हम बात करें, इंटरफेज और एम फेज में डिवाइडेड रहता है ये, और इंटरफेज में भी एस फेज आपको G1 फेज, G2 फेज ये देखने को मिलती है, और एम फेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये सारी फेजेस। इन सारी फेजेस में क्रोमेटिन का कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन लगातार होता रहता है और वो उसके जीन एक्सप्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एम फेज में जब हाईली कंडेंस्ड स्टेट होगा, एट दैट टाइम जीन एक्सप्रेशन वुडंट हैपन। क्यों? क्योंकि जब हाईली कंडेंस्ड स्टेट में क्रोमेटिड के फॉर्म में जब डीएनए प्रेजेंट रहेगा तो उस पर काफ़ी सारे प्रोटीन्स एसोसिएटेड होते हैं और इस वजह से आरएनए पॉलीमरेज अपनी सीक्वेंस पहचान नहीं पाता है और वो अटैच नहीं हो पाएगा। और जब आरएनए पॉलीमरेज ही डीएनए के साथ में एसोसिएट नहीं हो पाया तो उस जीन का या उस डीएनए के हिस्से का ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल नहीं है। और ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो एमआरएनए नहीं बनेगा, और एमआरएनए नहीं बनेगा तो ट्रांसलेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और अगर ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो प्रोटीन नहीं बनेगा, और प्रोटीन अगर नहीं बना तो फंक्शन डीएनए कैसे करेगा? डीएनए की जो इंफॉर्मेशन है वो फंक्शन कैसे करती है? वो प्रोटीन बनाकर या कोई फंक्शनल प्रोडक्ट बनाकर ही काम करती है। तो निहायती तौर पे किसी डीएनए की सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन को अगर हमें काम में लेना है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, किसी भी टाइप की सेल को अगर उसको काम में लेना है तो क्या करना होगा? उस डीएनए की सीक्वेंस का या जीन सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन तो करवाना ही होगा। और ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए डीएनए का डीएनए की फॉर्म में होना जरूरी है। क्रोमेटिन की फॉर्म में वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर सकता, हेटेरोक्रोमेटिन में एटलीस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो यूजुअली इंटरफेज में जब जीन एक्सप्रेशन हो रहा होता है तो ज्यादातर जो क्रोमेटिन है वो यू क्रोमेटिन की फॉर्म में रहता है, मतलब रिलेटिवली डीकंडेंस्ड फॉर्म में रहता है और पूरे न्यूक्लियस में वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और डीकंडेंस्ड होने की वजह से डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो जाएगा और उसका ट्रांसक्रिप्शन भी हो पाएगा। जैसा कि हमने पहले बताया, ट्रांसक्रिप्शन कैसे हो पाएगा? क्योंकि अब उसका जो डीएनए है वो आरएनए पॉलीमरेज के लिए यानी ट्रांसक्रिप्शन मशीनरी के लिए अवेलेबल है, एक्सेसिबल है। और ऐसा कहाँ होता है? इंटरफेज स्टेट में। ओके, जो मोस्ट डिस्पर्स्ड अगर स्टेट हम देखें, हाईली डीकंडेंस्ड स्टेट, तो वो हमें एस फेज में देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर डीएनए सीक्वेंस का रेप्लिकेशन हो रहा होता है। तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ से हिस्टोन्स हटा दिए जाएं। अब वो परमानेंटली हटाए जाते हैं कि ट्रांजिएंटली हटाए जाते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, वो हम रेप्लिकेशन में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन हिस्टोन्स का जिस टाइम पे डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है उस हिस्से से हिस्टोन्स का हटना निहायती तौर पे ज़रूरी है।
और हाईली कंडेंस्ड स्टेट कब होता है? मेटाफेज और एनाफेज में। और इसीलिए क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को अगर आपको बहुत बेहतर अंदाज में समझना है तो हमें कौन सा स्टेज लेना चाहिए? लेट मेटाफेज और अर्ली एनाफेज स्टेज। क्योंकि लेट एनाफेज में क्रोमेटिड टूटकर अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, और अर्ली मेटाफेज में अगर हम बात करें तो उस टाइम पर क्रोमोसोम अभी भी कंडेंस्ड होने की स्टेट में रहता है, कंडेंसेशन प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। ठीक है, तो ये जो क्रोमेटिन है इसको इन दो पार्ट में किस बेसिस पे डिवाइड किया गया? साइंटिस्ट ने देखा कि जब न्यूक्लियस को स्टेन किया गया तो उसके कुछ जो रीजन हैं वो डार्क स्टेन लेते हैं और कुछ जो रीजन है वो लाइट स्टेन लेते हैं। तो इस बिहाफ पे उन्होंने यू क्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन वर्ड काम में लिए। जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हैं इस डायग्राम में सेंट्रोमियर बाहर की तरफ है और टीलोमियर अंदर की तरफ है, और इसका जो बड़ा पिक्चर हम देख पा रहे हैं जिसमें न्यूक्लियोलस भी है, न्यूक्लियोलस के बाहर की तरफ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, मतलब न्यूक्लियस की पेरीफेरी और न्यूक्लियोलस की पेरीफेरी, इन दोनों में ही हेटेरोक्रोमेटिन प्रेजेंट होता है। और बाकी जगह जो बिल्कुल फ्रीली आपको डीएनए दिखाई देता है जिसका आसानी से ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है वो क्या है? यू क्रोमेटिन स्टेट है। ओके, यू क्रोमेटिन का मतलब होता है ट्रू क्रोमेटिन, मतलब ये वो जोन है जो स्टेन कम लेता है, यानी लाइट स्टेन लेता है। मैक्सिमम ये डार्केस्ट स्टेन लेता है मेटाफेज के टाइम पे, ठीक है, लेकिन एनाफेज में ये लाइट स्टेन ही लेगा। और इसकी खास बात है क्योंकि ये लगातार नॉर्मल कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन साइकिल में ऑर्गेनाइज्ड रहता है, इसलिए जब ज़रूरत होगी इससे हिस्टोन्स को हटा लिया जाएगा और उसका ट्रांसक्रिप्शन कर लिया जाएगा। तो ये क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव क्रोमेटिन है। इसी तरीके से इनमें रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस, हाईली रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस वो नहीं प्रेजेंट होती हैं। हाईली रिपीटेटिव का मतलब वो सीक्वेंसेस जिनके रिपीट्स 10⁵ यानी 1 लाख से ज़्यादा होंगे। 1 लाख से 10 लाख तक अगर जिनके रिपीट्स हैं, यानी इतनी मल्टीपल कॉपीज जिन सीक्वेंसेस की, उनको हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस बोला जाता है। तो ऐसी सीक्वेंसेस यू क्रोमेटिन में आपको देखने को नहीं मिलती है। अब बात करते हैं हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में। हेटेरोक्रोमेटिन जैसा कि हमने देखा था न्यूक्लियस की और न्यूक्लियोलस की पेरीफेरी में ये ऑर्गेनाइज रहता है, ठीक है, और ये हाईली कंडेंस्ड है। तकरीबन जो इंटरफेस क्रोमेटिन होता है उसका 10% जो पार्ट है वो हेटेरोक्रोमेटिन की फॉर्म में रहता है। क्योंकि ये हाईली कंडेंस्ड है और थ्रू आउट सेल साइकिल, यानी इंटरफेज हो चाहे एम फेज हो, ये हाईली कंडेंस्ड ही रहता है, इसलिए ये कैसा स्टेन लेता है? डार्क स्टेन लेता है। और इस वजह से इनको एक अलग नाम दे दिया गया, कुछ हटकर क्रोमेटिन है इसलिए उसको नाम दे दिया गया हेटेरोक्रोमेटिन। तो जाहिर सी बात है इतना कंडेंस्ड पार्ट होगा तो ट्रांसक्रिप्शनली तो इनएक्टिव ही होगा। क्यों होगा इनएक्टिव? अगेन हम रिकॉल करते हैं, अगर कोई डीएनए सीक्वेंस प्रोटीन से एसोसिएटेड है तो वहां पर आरएनए पॉलीमरेज अपने जीन के प्रमोटर को पहचान नहीं पाएगा और आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर पाएगा, यानी उसका ट्रांसक्रिप्शन हो नहीं पाएगा। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव स्टेट। दूसरा जो इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि हेटेरोक्रोमेटिन्स जो पार्ट होता है, हेटेरोक्रोमेटिक रीजन जो होता है, उनमें हाईली रिपीटेटिव सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेंट्रोमियर और टीलोमियर, जो आने वाले लेक्चर्स में आप इसको डिटेल में समझेंगे, ठीक है, या जैसे कि इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम है जिसको आप बार बॉडी के फॉर्म में भी पढ़ते हो। ओके, तो ये सब हेटेरोक्रोमेटिन के ही क्लियर एग्जाम्पल्स हैं जो हम आसानी से समझ सकते हैं, याद भी रख सकते हैं। अच्छा, क्योंकि हेटेरोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस्ड है तो जाहिर सी बात है इसका जो रेप्लिकेशन है यू क्रोमेटिन के कंपैरिजन में इसके रेप्लिकेशन को करने में तकलीफ ज़्यादा होगी, इसलिए इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और अगर टाइम ज़्यादा लगेगा तो एस फेज में अगर हम देखें तो यू क्रोमेटिन का रेप्लिकेशन पहले हो जाता है और हेटेरोक्रोमेटिक डीएनए का रेप्लिकेशन बाद में होगा।
ओके। हेटेरोक्रोमेटिन को दो पार्ट में साइंटिस्ट कंसीडर करते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन मतलब जो हमेशा ही कंडेंस्ड स्टेट में ही रहेगा और ये मोस्टली रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस का बना हुआ होता है। इसके एग्जांपल है सेंट्रोमियर और टेलोमियर्स। और दूसरा जो टाइप माना जाता है वो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, मतलब ऑप्शनल वो हेटेरोक्रोमेटिन बनेगा। यूजुअली वो क्या होता है, यूक्रोमेटिन होता है। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। यूजुअली यूक्रोमेटिन है जिसको कभी कभी कंडेंस करके हेटेरोक्रोमेटिन में तब्दील कर दिया जाता है, यानी ऑप्शनल वे में उसको हेटेरोक्रोमेटिन बनाया जा सकता है। ओके। और जब वो हेटेरोक्रोमेटिन फॉर्म में आ जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव सेगमेंट बोल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है बार बॉडी। बार बॉडी क्या होता है, जैसे कि फीमेल्स हैं, XX मैमेलियन फीमेल्स, फॉर एग्जांपल ह्यूमन फीमेल्स। तो जो फीमेल्स हैं उनमें 2 X क्रोमोसोम होते हैं और मेल में सिंगल X क्रोमोसोम होता है। तो साइंटिस्ट ने देखा कि अगर फीमेल्स में 2 X क्रोमोसोम है तो जाहिर सी बात है कि X क्रोमोसोम पर जो जीन लोकेटेड हैं उनका एक्सप्रेशन फीमेल्स में ज़्यादा होना चाहिए और मेल में उनका आधा होना चाहिए एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ जीन्स की जो कॉपीज़ हैं वो फीमेल्स में ज़्यादा है और मेल्स में कम है। लेकिन उन्होंने देखा ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने जब डिटेल में इस चीज़ को समझा तो उन्होंने पता लगाया कि जो फीमेल्स के पास में 2 X क्रोमोसोम है उनमें से एक X क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन हो जाता है। वो किसी भी X क्रोमोसोम का हो सकता है और एक ही X क्रोमोसोम वहाँ पर फंक्शनल होगा। जिस X क्रोमोसोम का इनएक्टिवेशन होता है उसी को ही बार बॉडी बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है बार बॉडी, वो जरा समझने की बात है कि जो इनएक्टिवेटेड X क्रोमोसोम उसका इनएक्टिवेशन हुआ कैसे। उसका इनएक्टिवेशन करने के लिए उनके साथ में जो हिस्टोन्स हैं और जो डीएनए सीक्वेंसेस हैं उन दोनों का मिथाइलेशन होता है और उनके मिथाइलेशन की वजह से उन मिथाइलेटेड डीएनए सीक्वेंस को और हिस्टोन्स को पहचानने वाले प्रोटीन आके वहां पे खूब सारे बाइंड कर जाएंगे और इस वजह से उनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाएगा। तो यूजुअली जब स्टेनिंग करवाते हैं तो एक बार जैसी सी स्ट्रक्चर दिखाई देती है ये वाला जो इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम है, क्योंकि वो पूरा का पूरा हेटेरोक्रोमेटिन है इसलिए वो डार्क स्टेन लेता है और बार शेप में होने की वजह से उसको क्या नाम दे दिया जाता है, बार बॉडी। ओके। तो ये हमने हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में बात करी और यूक्रोमेटिन के बारे में बात करी। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।